हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। और बच्चे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे, ताकि फटाफट आपके लिए भी आइटम क्या हो जाएंगे, वापस एक बार रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने देखा था बच्चे लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले स्टैट्स समझा था कि स्टैट्स क्या होता है। स्टैट्स की हमने डेफिनेशन कवर की थी, मैंने आपको सबको स्टैट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी बच्चे कि स्टैट्स क्या होते हैं। बेसिकली स्टैट्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब आपस में वो स्टैट्स का जो डाटा है वो होना क्या चाहिए, रिलेटेड भी होना चाहिए। फिर हमने देखा था बच्चे कि जो स्टैट्स था वो बेसिकली किसके साथ डील करता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सर ये न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है बच्चे? न्यूमेरिकल डाटा मींस, मेरे से स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे कि सर ये न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल डाटा मींस इकोनॉमिक फैक्ट्स इन द टर्म ऑफ नंबर। बच्चे कभी भी कोई इकोनॉमिक फैक्ट होते हैं, सर इकोनॉमिक फैक्ट या बच्चे ऐसे कोई भी फैक्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे समझेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो फिलहाल के लिए डाटा मींस इकोनॉमिक फैक्ट्स इन द टर्म ऑफ नंबर, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में कोई भी फैक्ट होगा बच्चे इकोनॉमिक्स का, तो हर वो फैक्ट क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हमने देखा था बच्चे जो स्टैट्स होता है वो दो सेंस में हमने पढ़ा था, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके अंदर हमने देखा था बच्चे जस्ट जो सिंगुलर था उसके अंदर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात हो रही थी, जबकि जो प्लूरल सेंस था उसके अंदर बच्चे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और उसका जो कंक्लूजन था वो सारा का सारा कवर हो रहा था प्लूरल सेंस के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा था एक बार ब्रीफ में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि आखिर स्टैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। स्टैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात की थी बच्चे, सबसे पहले स्टैट्स आर द एग्रीगेट फैक्ट। सिंगल डाटा को कभी स्टैट्स नहीं बोलेंगे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट सेशन में। बाद में स्टैट्स आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये अफेक्ट होता है हर नंबर ऑफ फैक्ट से, क्या भाई किससे वो रिलेटेड है चीज। अगर मान लो सेल्स की बात करें तो सपोज वो प्राइस हो गया, उसकी प्राइस हो गया, या फिर उसका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, या फिर उसकी क्वालिटी हो गया, मार्केट का कंपटीशन हो गया। ये भी क्या होते हैं बच्चे, स्टैट्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में स्टैट्स मस्ट बी रीजनेबल एक्यूरेट, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। याद है मैंने पिज्जा वाला एग्जांपल देके आपको एक्यूरेसी समझाई थी। उसके बाद में स्टैट्स मस्ट बी कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर, एक प्रॉपर मैनर के अंदर डाटा क्या होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद में स्टैट्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, आपस में रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। क्लियर? फिर हमने देखा था स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ स्टैट्स, उसमें हमने कवर किया था टू पेयर डाटा सेट आर टू बी रिलेटेड। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, जैसे मैंने आपको एडवर्टीजमेंट और सेल्स का एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वो वाला। उसके बाद में लिखा था बच्चे डाटा ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट यूनिक मेजरमेंट। अगर मान लो सपोज किसी चीज को, किसी डाटा को अपने को मेजरमेंट करना है तो जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अलग होगी तो हम कोई भी कंक्लूजन या फिर हम उसके पीछे कोई भी उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा था कि पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है सेट्स में। क्यों? उससे हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट तो वहां पे नहीं आ गया किसी आइटम की वजह से। जो मैंने आपको समझाया था ना कि 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल करने से हमारी रिसिप्ट 10 लाख से इंक्रीज हो गई थी। अगर वो पास्ट एक्सपीरियंस अगर मैं नहीं लेता कि भाई 1 लाख हमारी लास्ट ईयर की सेल्स थी, तो क्या मेरे को पता चल पाता? बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। क्लियर? तो ये हमने बच्चे पॉइंट्स कवर किए थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और आपको पता होगा हम स्टार्ट करने वाले थे आज के दिन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन अ बिजनेस, कि बिजनेस में स्टैट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर, वो अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारा ये जो प्रॉपरली स्टडी का तरीका है वो यही होने वाला है। हम रोज यहाँ पे जो भी हमारे लेक्चर्स कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक बार हमारी पिछली जो क्लास है उसको एक बार वापस प्रॉपरली रिकॉल करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे बच्चे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं वैसे वैसे आप एक बार उसकी प्रिपरेशन कर लें, उसको नेक्स्ट क्लास देखने से पहले खुद से इस चीज को रिवाइज कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन अ बिजनेस। सबसे पहले बच्चे यहां पे मैंने मेजर 3 इंपॉर्टेंस यहां पे लिए हैं।
सबसे पहले बच्चे प्लानिंग ऑफ द ऑपरेशंस। बच्चे स्टैट्स किसी भी बिजनेस को प्लानिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सर कैसे? देखो यहां पे सबसे पहले एक बार समझते हैं। दिस में रिलेटेड टू एदर अ स्पेशल प्रोजेक्ट और टू द रीअकरिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि सपोज मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूं और मेरे को मेरे स्टाफ की क्या देनी है, सैलरी पे करनी है। तो बच्चे मैंने सपोज सबसे पहले अपनी जॉब, जो मेरे पास पर्सन्स हैं, जो मेरे पास वर्कर हैं, उनको मैंने एक बार कैटेगराइज कर दिया डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी, मैंने एक बार अलग कर दिया। फिर मैंने उन सबकी वेजेस और क्या कर दी, उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड कर दी। उसके बाद में अब देखो, मैंने पहले साल सपोज एग्जांपल एक वर्कर को मैं 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहा हूं। अब नेक्स्ट ईयर जब बात आएगी वापस, तो बच्चे ये जो मेरे को प्लानिंग की बात हो रही है ना, प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन। अब अगर मान लो मेरे को कोई ऐसा ऑपरेशन या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करना है जिसमें मेरे को एक और वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को पहले वाला जो स्टैट्स का डाटा है वो क्या बोलता है, आपने एक वर्कर को एवरेज एंड पर मंथ सैलरी दी है 10,000। तो क्या एक नया वर्कर लाऊंगा तो मेरे पास पहले से इसकी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं आ गई कि उसकी वो जो नया वर्कर आएगा उसकी जो सैलरी का एक्सपेंडिचर जो मेरे को होने वाला है वो अप्रॉक्स 1,20,000 रुपीज होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो वर्कर रखा था, जो मैंने स्टैट्स मेरे पास डाटा पहले कलेक्ट किया हुआ पड़ा है, उसमें मेरे को शो हो गया कि 10,000 रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे प्लानिंग, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कोई भी किसी भी तरह की बच्चे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, तो स्टैट्स उसमें प्लानिंग में बहुत ही ज्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड्स। सर अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बच्चे सपोज मैंने मान लो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कितना आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो मैंने बच्चे एक बार 3 महीने तक प्रोडक्शन रन किया, ठीक है, और मैंने 3 महीने में देखा, समझना बच्चे एग्जांपल, मैंने 3 महीने में ये चीज नोटिस की कि जो 3 मंथ्स थे उसमें से पहले मंथ मेरी जो प्रोडक्शन हुआ बच्चे वो मेरा हुआ 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट मंथ मेरा प्रोडक्शन हुआ बच्चे 13,000 रुपीज का, और थर्ड मंथ मेरा प्रोडक्शन हुआ 11,000 रुपीज का। प्रोडक्शन मैं देख रहा हूं कि मंथली थोड़ा सा प्रोडक्शन में वेरिएशन आ रहा है बच्चे, इसका कोई भी रीजन हो सकता है। अब मैंने क्या किया, तीनों मंथ को एक बार बच्चे एवरेज कर लिया, मैंने इन सब का टोटल किया, इनका टोटल आया सपोज 34,000 रुपीज, ठीक है, टोटल आ रहा है इसका 34। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। सपोज इसको मैंने कर दिया बच्चे, मैंने ये एग्जांपल चेंज कर दिया, मैंने कर दिया इसको 12,000, 13,000 एंड 11,000, ऐसा वेरिएशन आया। मैंने इसका ग्रैंड टोटल किया तो इसका अमाउंट आ गया 36,000। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि मेरे को एवरेज चाहिए था। तो एवरेज मेरे को पता चल गया बच्चे, पर मंथ जो मेरा प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज जो निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू द 12,000 रुपीज। अब देखो इससे मेरे को स्टैंडर्ड सेट हो गया मेरा कि नियर बाय हर मंथ का जो प्रोडक्शन है वो अप्रोक्स आसपास 12,000 के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो क्या बच्चे मेरे इससे स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे? सर कैसे? बच्चे पूरे साल में कितना प्रोडक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन द 1 मंथ एवरेज। क्या मैं एक साल का बच्चे पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकता एक स्टैंडर्ड लेवल कि अगर मेरा एवरेज 12,000 का प्रोडक्शन हो रहा है पर मंथ, तो बच्चे साल में कितना होगा? सिंपल 12,000 इंटू 12 कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा, ईयरली प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसमें यही बोल रहा है दिस में रिलेटेड टू द साइज ऑफ, चाहे तो बात कर लो आप एम्प्लॉयमेंट, चाहे तो आप बात कर लो वॉल्यूम ऑफ सेल, मैंने सेल की बात की थी, एंड फिक्सेशन ऑफ द क्वालिटी एंड द नॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, नॉर्म्स ऑफ द डेली आउटपुट एंड सो ऑन। मतलब कुछ भी चीज, अगर आपको किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सेट करना है तो उसमें भी स्टैट्स क्या करेगा बच्चे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टैट्स की जो इंपॉर्टेंस है सेकंड वो क्या है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब बच्चे जस्ट एक टारगेट फिक्स करना, दैट्स इट। स्टैंडर्ड मींस अ टारगेट। उसके बाद में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान से देखना कंट्रोलिंग का फंक्शन कैसे काम करता है। आप फ्यूचर में बिजनेस स्टडीज में बच्चे पढ़ोगे कि एक होता है प्लानिंग, एक होता है प्लानिंग जो आपने प्लान करा, और एक होता है बच्चे कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग होता है वो बच्चे में आप एस्टिमेट लगा रहे हो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ। सपोज मैं ये बोलूं कि सपोज इसी के एग्जांपल के हिसाब से जो मेरा ईयरली प्रोडक्शन होना चाहिए था, मेरा ईयरली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, इसको मैंने इंटू कर दिया 12 से। इसको जब मैंने 12 से इंटू किया तो
तो ये अमाउंट कितना आया सर 000 ये, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया 12,000। अब देखो ये मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1,44,000। तो ईयरली मेरी सेल कितनी होनी चाहिए थी 1,44,000। मैंने देखा जब साल खत्म हुआ तो मेरा जो बच्चे सेल्स हुई, मेरी जो मेरा प्रोडक्शन हुआ वो हुआ सिर्फ 1,20,000 का। तो बच्चे क्या यहां पर आप इसके बीच में कोई डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को बच्चे बोला जाता है डेविएशन। ठीक है, स्टैट्स की लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे डेविएशन। तो यहां पे कितने का डेविएशन क्रिएट हो गया 24,000 रुपीज का। अब बच्चे सवाल उठता है कि 24,000 रुपीज जो है वो जो डिफरेंस आ गया एक्चुअल और प्लान्ड जो हमने किया था वो ऐसा क्यों हुआ। अब इसको मैं सर्च करूंगा, इसके रीजंस पता करूंगा ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। मतलब मैं बच्चे इस चीज को कंट्रोल करने का ट्राई करूंगा। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जो होता है बच्चे बिजनेस का, उसके अंदर भी स्टैट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल डिस्क्राइब करता है। देखो कैसे, दिस इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव अगेंस्ट द नॉर्मल और द टारगेटेड सेट अर्लियर। हमने पहले टारगेट सेट कर दिया था ना, पर मंथ का 12,000 तो पूरे ईयर का 1,44,000, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना 1,20,000। फिर क्या पता चला कि 24,000 का वहां पे डिफरेंस है, कुछ वहां पे वेरिएशंस है। इन द केस प्रोडक्शन फॉलन शॉर्ट द टारगेट वी विल प्रॉपरली क्या होगा बच्चे, देखो यहाँ पे रीमीडियल द मेजर्स, तो हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और उन कॉजेस को हम क्या करेंगे, दूर करने का, उन कॉजेस को हम लोग हटाने का ट्राई करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंस हो गए स्टेट्स के इन द बिजनेस। सबसे पहला प्लानिंग द ऑपरेशंस, प्लान करना ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। बच्चे देखो याद रखना स्टेट्स में ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे वो एवरेज को ही फॉलो करके बनाए जाते हैं, और यही चीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि ये एवरेज को फॉलो करता है, इससे कभी कभी हमारे डिसीजन बड़े गलत हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे अभी बात करेंगे, लेकिन स्टेट्स जनरली कोई भी डाटा एग्रीगेट या एवरेज बेसिस पे ही कंसीडर करता है। सेकंड जो हमने इंपॉर्टेंस देखा था, क्या देखा, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, कोई भी स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे यहां पे हमने प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग से हमें छोटा डाटा मिला, उससे मैंने पूरे साल का लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान, कुछ टारगेट सेट कर दिए। उसके बाद में कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग की टारगेट हुआ दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ गया, कोई वेरिएशन आ गया, तो उसको मैं कहां दूर करने का ट्राई करूंगा बच्चे, फंक्शन ऑफ कंट्रोल। तो इन तीनों जगह पे स्टैट्स हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम लोग कवर कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर स्टैट्स की क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले बच्चे कुछ सर्टेन फिनोमिना होते हैं, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको स्टैट्स प्रॉपरली अवॉइड करता है, मतलब कि यूज नहीं करता है। सर कैसे बच्चे, याद है मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर लिया था लास्ट हमारा, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। सर कौन सा वाला एग्जांपल बच्चे, देखो ये वाला एग्जांपल मैंने यहां पे कहा था कि राम इज अ स्मार्ट बॉय। नाउ स्मार्ट बच्चे जो ये वर्ड था ये किसी पर्सन की कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या स्टैट्स में कोई भी क्वालिटेटिव, मैं क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, दो कॉन्सेप्ट, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ये जो है बच्चे स्मार्ट होना एक क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है। तो ये जो क्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या स्टैट्स क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को बच्चे कंसीडर करता है? तो द आंसर इज नो। स्टैट्स बच्चे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स में डील करता है। तो बच्चे ये तो एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं हो गया किसी बिजनेस के लिए। सपोज मैं आपको बोलता हूं जो मेरा बिजनेस है उसमें जनरली ऑन एन एवरेज बच्चे 12,000 रुपीज की क्या होती है, 12,000 रुपीज का प्रोडक्शन होता है। अब देखो जो प्रोडक्शन 12,000 रुपीज का हो रहा है इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्कर लगा रखे हैं। बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, जबकि कुछ वर्कर्स क्या पता कामचोर हो, बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही कम, मतलब जितना हो सकता है वो एकदम मतलब वहां पे मस्ती कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सुस्ती से बैठे हैं, और जो काम करने वाला जो ज्यादा एफिशिएंट पर्सन है, ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है, वो ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो स्टैट्स को ये चीज भी कंसीडर करनी चाहिए, क्वालिटी और एफिशिएंसी भी देखनी चाहिए वर्कर की, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स और द फिनोमिना विद स्टैट्स कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे कि एग्जांपल देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इंटेलिजेंस और द करेज कैन नॉट बी क्या है बच्चे, क्वांटिफाइड। इसको हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, क्या वैल्यू इसकी हम इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। सो दैट्स व्हाई स्टैट्स हैज नो प्लेस ऑफ सच केसेस वेयर क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं पे क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पे स्टैट्स उस आइटम को या फिर उस कॉन्सेप्ट को बच्चे कवर नहीं करता है। क्लियर? चलो सर ये तो समझ में आ गया। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्स रिवील द एवरेज बिहेवियर। चलो अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको बहुत अच्छा एक स्टोरी फ्रेम करके मैं आपको एवरेजिंग जो ये कॉन्सेप्ट था ना, एक मैंने बीच पॉइंट स्किप कराया था, वो मैं यहां पर आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। तो चलो वो पॉइंट फटाफट अभी अपन समझते हैं, ठीक है। चलो बच्चे आप चलो स्कूल की तरफ से सपोज ऐसा हो जाए कि आप स्कूल की तरफ से कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, ठीक है। अब हुआ ये कि आप जहां पे पिकनिक पे आप जा रहे हो बच्चे, आप टोटल हो 4 पर्सन्स, ठीक है। आप 4 जने हो जो पिकनिक पे जा रहे हो और साथ में आपके टीचर हैं, ठीक है। चलो ये बच्चे सर आपकी डायग्राम तो बहुत, आपकी जो डायग्राम्स आप बनाते हो वो तो बहुत अच्छे बनाते हो। बच्चे क्या करें, ये मेरी क्वालिटी है जो किसी ने प्रमोट नहीं की, इस चीज को मेरे को किसी ने मोटिवेट नहीं किया। मैं इतने अच्छे डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, देखो मेरी कितनी अच्छी पेंटिंग है, सलमान खान से अच्छी पेंटिंग्स बनाता हूँ मैं, नहीं। चलो बच्चे सपोज आप क्या थे, 4 स्टूडेंट्स हैं जो आप कहाँ गए बच्चे, आप स्टूडेंट्स गए पिकनिक पे और साथ में आपके एक हैंडसम से टीचर हैं, ठीक है। ये साथ में आपके क्या हैं, टीचर हैं, ठीक है। ये जो टीचर हैं, याद रखना एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, इनको स्विमिंग आती है, ठीक है। सर स्विमिंग का क्या लेना देना, अभी स्टोरी तो सुन लो बच्चे पूरी। चलो अब आप लोग पिकनिक पे गए, आपने देखा आपकी एक जगह पे एक रास्ते में आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, आपने देखा आगे जो सफर करना है आपको, एक छोटी सी आपको एक नदी क्रॉस करनी है। सर नदी और छोटी, बच्चे नदी छोटी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही सपोज आप लोग इस साइड खड़े हो और आपको ये नदी क्रॉस करनी है, एक रिवर क्रॉस करनी है और आपको इस साइड आ जाना है, ठीक है। लेकिन आप इधर अभी नहीं आ सकते क्योंकि आपको ये नदी क्रॉस करनी है। और बच्चे हमारी स्टोरी के अंदर ऐसा है कि आप लोगों को, आप में से किसी को भी क्या स्विमिंग नहीं आती, लेकिन आपके टीचर को आती है, आपको स्विमिंग नहीं आती। अब बच्चे जो रिवर है, सपोज एग्जांपल समझना, बच्चे बाद में बोलेंगे सर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो, इस नदी का जो फ्लो है मतलब बहाव है वो ज्यादा नहीं है। अगर मान लो किसी इंसान की हाइट अच्छी हो तो वो नदी में बच्चे चल चल के भी नदी को पार कर सकता है, ऐसा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या, जो आपके टीचर थे सपोज, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलते बट चलो, सपोज ये जो टीचर थे इन्होंने थोड़ी स्टैट्स पढ़ी हुई थी, इन्होंने कहा था कि स्टैट्स जो है वो फॉलो करती है एवरेज को, ठीक है। किस चीज को फॉलो करती है, एवरेज को। टीचर ने एक बार नदी में छलांग लगाई, साथ में उनके बच्चे मेजरमेंट टेप थी, तो उन्होंने देखा कि जो नदी की गहराई है बच्चे, ठीक है, जो नदी की गहराई है वो उन्होंने, मतलब नदी बच्चे कितनी गहरी है, डेप्थ क्या है नदी की, वो उन्होंने मेजर कर ली, ठीक है। उससे पहले बच्चे मैं आप लोगों की हाइट बता देता हूं। जो ये सबसे पर्सन छोटे महाशय दिख रहे होंगे, मैंने आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको खड़ा किया, यहाँ पे आपकी क्लास के असेंडिंग ऑर्डर में 4 बॉयज हैं, ठीक है। हाइट्स में थोड़ा फर्क है। सपोज बच्चे इनकी हाइट है 6, 5, 4 और ये सबसे छोटे आपकी क्लास के बोने पर्सन है 3rd नंबर पे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आप चारों हैं, अगर बच्चे मैं चारों की एज का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं, एवरेज आप बता पाओगे कितना आएगा, 6 + 4 + 5 + 3, मैंने चारों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4, तो आपके बच्चे जो हाइट है, हाइट का एवरेज कितना निकला आप लोगों का, सर 10, 10 एंड 8, 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल बी नियर बाय 4 पॉइंट, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट, ये हो गया आपका 5, यानी ऑन एन एवरेज आपकी जो एज, एवरेज एज आ रही है वो टीचर ने कैलकुलेट करी कि अच्छा आप लोगों की जो एवरेज एज है
वो है 4.5 इंचेस। ठीक है, ये इंचेस नहीं, सॉरी, हाइट किस में होती है, फीट में। ठीक है, चलो 4.5 आपकी क्या आ गई बच्चे, इतने फुट की आपकी एज निकल के, आपकी हाइट निकल के आ गई। अब क्या हुआ, टीचर ने बोला बच्चे क्योंकि आप लोगों की एवरेज हाइट 4.5 है और ये जो रिवर है, ये जो रिवर है इसकी गहराई मैंने अभी मेजर करी है, इसकी गहराई है 4.2। ध्यान से देखना बच्चे, स्टोरी समझना। जो रिवर थी, रिवर की जो गहराई डेप्थ है वो है 4.2 और आप लोगों की जो चारों की एवरेज हाइट है वो है 4.5। टीचर ने बोला मेरी स्टेट्स तो एकदम सही है, स्टेट्स का मेरा डाटा एकदम एक्यूरेट है। देखो एवरेज मैंने निकाल दी, मैंने नदी की गहराई भी निकाल दी। अब क्या करा, टीचर ने बोला बच्चे आप लोग इस नदी को क्रॉस करो, आपको तैरना नहीं आता, आप नदी में चल चल के आप नदी को क्रॉस कर सकते हो। क्यों, आप इजीली नदी क्रॉस कर लोगे ना अब तो। क्यों, क्योंकि आप तो डूबोगे नहीं, आपका जो सर है वो तो पानी से बाहर रहने वाला है, आप नदी में चल चल के नदी पार कर दोगे। सर ने इंस्ट्रक्शन देने स्टार्ट किए। अब मेरा सवाल यह है, क्या सभी नदी पार कर लेंगे बच्चे? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सभी रिवर, नदी जो है वो पार कर लेंगे? सर ये तो कर लेगा, ये भी कर लेगा। बच्चे इनका क्या होगा? आपकी स्टैट्स ने तो बोल दिया कि कर लेंगे, क्योंकि एवरेज जो है हाइट वो है 4.5 और जो आपकी गहराई है वो 4.2 ही है। तो 4.5 हाइट तो ज्यादा है ना नदी की गहराई से, तो सभी इतने इतने तो बाहर ही रहेंगे नदी से, तो सभी नदी पार कर लेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा बच्चे? अगर प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को समझें तो ये दोनों तो फिर भी पार कर लें, इनके ऊपर तो पानी का जो रिवर की जो गहराई है बच्चे, इनकी हाइट तो उससे कम है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं बेचारे अंदर ही फंस जाएंगे ना। पता चला पिकनिक पे गए थे और वापिस ही नहीं आए। ठीक है, चलो जो कपाट इस तरीके का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब देखो यहां पर एवरेज का कॉन्सेप्ट था, यहां पे स्टैट्स भी प्रॉपरली लगी, लेकिन क्या यहां पे जो कंक्लूजन निकल के आया कि सब नदी क्रॉस कर लेंगे, क्या कंक्लूजन सही निकल के आया? तो द आंसर इज नो, कंक्लूजन यहां पे बच्चे सही नहीं निकला। तो कई बार एवरेज जो होता है बच्चे वो हमारा सही कंक्लूजन नहीं दे पाता है। ठीक है, अब फटाफट वो आप देखेंगे जो मैं आपको लिमिटेशन बता रहा था। क्या पॉइंट है इसमें? Stats reveal the average behavior, the normal or the general trend, the applications of average concept if applied on an individual or a particular situation. Individual or a particular situation. तो क्या होगा? may leads to the wrong conclusion। आई बात समझ में कि अगर सिंगल एवरेज जनरली वर्क करता है, लेकिन एक सिंगल पर्सन पे देखें, एक सिंगल सिचुएशन पे देखें, तो वहां पे एवरेज इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं निकलेगा और हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगा। तो इस हिसाब से अगर आपने वो टीचर की बात मान ली होती तो बच्चे आज हम ये लेक्चर नहीं देख रहे होते। ठीक है, चलो। एंड समटाइम्स मे बी अ डिजास्टर्स। अब लाइफ चलेगी, इससे ज्यादा डिजास्टर क्या होगा? तो यहां पे बच्चे चीज हो गई क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बच्चे आपको जस्ट एक छोटा सा एक दूसरा तरीका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, रिवर वाला। आप यही रिवर वाला एग्जाम्पल प्रॉपरली मैंने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करके लिखा है, आप एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी चाहो तो आप लिख के दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया कि एवरेज कभी कभी बच्चे इतना प्रॉपर कंक्लूजन हमारा रिजल्ट नहीं दे सकता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बच्चे क्या बोलता है, यहां पे क्या लिमिटेशन बता रहा है? Since stats are collected from for a particular purpose, such data may not be relevant or useful in the other सिचुएशन और केसेस। मतलब कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो डाटा होता है वो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी डाटा बच्चे खुद से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा मींस पहले किसी के पास वो डाटा है, वो हमने लिया और उस डाटा को हमने हमारे पर्पस के लिए क्या किया, यूज किया। तो बच्चे जनरली जो सेकेंडरी डाटा होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों बच्चे? जो इनिशियली वो डाटा कलेक्ट किया गया था वो किसी और पर्पस के लिए किया गया था, और अब हम उस डाटा को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल वहां पे एक्यूरेसी इतनी सही नहीं निकले। तो जो बच्चे
प्राइमरी डाटा होता है वो ज्यादा रिलेवेंट, ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर यही बोलना चाह रहा है कि अगर आपने पहले से कोई डाटा लिया हुआ है और आप वापस किसी और चीज के लिए डाटा यूज कर रहे हो तो मे बी उसका कंक्लूजन गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी यूजफुल फॉर द अदर पर्सन, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट 100% प्राइस, मतलब कि बच्चे 100% एक्यूरेट स्टैट्स नहीं होता है, 100% कभी भी स्टैट्स रिलायबल नहीं होता है। क्यों बच्चे? ये जनरली एवरेज और एग्रीगेट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता है, तो यहां पे एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। जबकि देखो मैथमेटिक्स है, सपोज बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, मैंने आपको 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला बच्चे आप बताओ 2 + 3 कितने होते हैं, और मैंने दूसरे स्टूडेंट को बोला आप बताओ 2 + 3 कितने होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर है वो तो सेम ही निकलेगा ना। 2 + 3 मींस 5, ये भी 5 बोलेंगे, वही 5 बोलेंगे, और कोई इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिमिलरली जब हम स्टैट्स की बात करते हैं बच्चे, तो वहां पे मे बी पॉसिबल कि 2 अलग अलग सिचुएशन में डाटा भले सेम हो, 2 अलग अलग पर्सन के केस में डाटा वेरी कर सकता है स्टैट्स के, क्योंकि बच्चे स्टैट्स को जब हम आगे अभी इंटरप्रेट करेंगे तो उसके बच्चे अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको इंटरप्रेट करने के। ठीक है, चलो यहां वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो 2 तो लिखा है बच्चे, Who use the stats should aware of the limitation, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, तो जो भी यूज करे वो थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहे। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंपैरिजन जरूर दिया था इन्होंने, स्टैट्स आर नॉट 100% प्राइसेस एज कंपेयर टू किसका? मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी। बच्चे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, चलो सर पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। इन अ स्टैटिकल सर्वे sampling is generally used as it is not physically possible to cover all the units of the element। बच्चे ये वाला जो पॉइंट है, ये जनरली वो ये कहना चाह रहा है, होता क्या है जब हम बच्चे कोई भी एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, हम आगे समझेंगे, एक सॉरी एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपल। ठीक है, एक होता है बच्चे सेंसस। सेंसस मींस हम बच्चे खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं और एक एक यूनिट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोज एक सोसाइटी है, वहां पे 200 घर है, तो मैं वहां पे जब डाटा कलेक्ट करने गया तो मैंने वहां हर एक 200 घर में जाके मैंने वहां से डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने उसका कुछ कंक्लूजन निकाला। ये तो हो गया सेंसस, मैंने 100% डाटा यूज किया। अब 100% डाटा बच्चे कलेक्ट करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम सैंपलिंग कर लेते हैं। बच्चे आपने देखा हो क्लास में आपके टीचर क्या करते हैं, सपोज बोला कि बच्चे कल हम नोटबुक चेक करेंगे, कॉपी सबकी चेक करेंगे। सपोज टीचर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, टीचर क्या करेंगे, एक बार ऐसे ही क्या करेंगे, इस रो में से 4 स्टूडेंट देख लिए, दूसरी रो में से 3 स्टूडेंट उठा लिए, मतलब वो उन्होंने ऑन एन एवरेज सैंपलिंग कर ली, हर ग्रुप में से, हर 2-3 डेस्क के बीच से एक बच्चे की कॉपी उन्होंने मंगा के चेक कर ली। सारी कॉपीज उन्होंने नहीं चेक की, लेकिन हुआ क्या, उन अगर सैंपलिंग में छोटी सी अगर किसी ने मिस्टेक की कोई कॉपी नहीं होगी तो वो बच्चे पूरी क्लास को नहीं बोलते हैं कि देखो और किसी ने नहीं किया तो कल कर लेना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उन्होंने सैंपलिंग से डिसीजन दे दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि बच्चे स्टैट्स के अंदर सैंपलिंग बच्चे एक पूरे के पूरे सेंसस का छोटा सा पार्ट होता है, तो बच्चे क्या सैंपल के बेस पे बच्चे कंक्लूजन दे देना सही होगा? बच्चे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहां पे यही बोल रहा है, एलिमेंट्स कंपेरिजिंग द यूनिवर्स, द रिजल्ट में नॉट लीड टू बी, देखो द रिजल्ट में नॉट बी एप्रोप्रिएट एज फार एज द यूनिवर्स इज कंसर्न। सर यूनिवर्स क्या होता है बच्चे, हम जब किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं तो अगर उसकी 100% की जो बच्चे क्वांटिटी है उसको यूनिवर्स बोला जाता है। जो मैंने अभी आपको 200 फैमिलीज 200 घर की जो मैंने आपको सोसाइटी बताई, तो ये 200 हमारे लिए होगा यूनिवर्स। सारा का सारा यूनिवर्स में यूज करूंगा तो दैट इज सेंसस। सेकंड चैप्टर में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जो पूरे के पूरे जो हमारा यूनिवर्स है उसमें से मैंने अगर सारा डाटा यूज किया तो वो सेंसस, कुछ ही डाटा यूज किया तो वो सैंपल। तो बच्चे पूरे यूनिवर्स का अगर आप डिसीजन देना चाहते हो तो सैंपलिंग कभी कभी वहां पर सही नहीं पड़ती है, और अगर सैंपलिंग सही नहीं है तो इसका मतलब आपको तो पूरा सेंसस लेना पड़ेगा। और बच्चे कभी कभी स्टैट्स में सेंसस पूरा 100% डाटा कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे थे लिमिटेशन। तो आई होप आपको ये 5 लिमिटेशंस बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ सर, हमको ये 5 लिमिटेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तो बच्चे फटाफट रिकॉल कराओ कौन से थे, चलो इंपॉर्टेंट कोई भी 2 बता दो। सर ये कोई भी
क्वालिटेटिव एलिमेंट को कंसीडर नहीं करता है बच्चे। जैसे बच्चे स्मार्ट बॉय, अ मोर एफिशिएंट वर्कर, उसको कभी भी कंसीडर ये लोग नहीं करते, बिकॉज इनको क्या चाहिए, क्वांटिटी में डाटा चाहिए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या देखा था सर, इसके अंदर 100% डाटा कभी भी यूज करना पॉसिबल नहीं है और हम लोग सैंपलिंग यूज करते हैं। तो सैंपलिंग से क्या हो जाता है कि पूरे यूनिवर्स का डिसीजन लेना कभी गलत साबित हो जाता है। बिल्कुल बच्चे। और बताओ बच्चे, लास्ट एक आप बताएंगे एवरेज वाला, कि कभी कभी क्योंकि स्टैट्स जो होता है वो एवरेज और एग्रीगेट को ध्यान में रख के डिसीजन प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी अगर किसी इंडिविजुअल या कभी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखा जाए, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए देखा जाए, तो स्टैट्स उसके लिए सही डिसीजन नहीं दे सकती है। क्लियर बच्चे? आई होप आपको अब ये लिमिटेशंस वाला पॉइंट अच्छे से याद रह गया होगा। अब हम आगे देख रहे हैं बच्चे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स है, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ताकि बच्चे आगे जब मैं ये पॉइंट्स यूज करूं सेकंड चैप्टर में तो आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप लोगों को पता है कंज्यूमर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर और व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर? देखो बच्चे, दो अलग अलग वर्ड हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। इकोनॉमिक्स के अंदर कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो देखना है कंज्यूमर। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो होते हैं बच्चे, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे? आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मैंने बोला बच्चे ये लो आप 100 रुपीज का नोट और प्लीज मेरे लिए जाकर के आप क्या करके आओ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल परचेज करके लाओ। आप मार्केट गए, आपने बोला सर, मार्केट में आप शॉप पे गए, भैया आप हमको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो, ये लो पैसे। आप उसको ये बोलोगे ये लो सर पैसे, सर ने दिए मेरे को, सर के लिए कोल्ड ड्रिंक दो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप तो शॉपकीपर के पास गए, पैसे दिए, कोल्ड ड्रिंक ले ली, वापस आए, आपने वो कोल्ड ड्रिंक मेरे को दे दी और बचे हुए कुछ पैसे वो भी आपने मेरे को दे दिए। ठीक है, कंडीशन आप बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन हो, अदरवाइज तो कुछ पैसे आपकी जेब में गए होंगे। चलो जोक अपार्ट। नाउ सिचुएशन समझ ली आपने। अब हुआ क्या, वो जो बच्चे शॉपकीपर है उसके लिए आप क्या बन गए, कस्टमर बने। क्यों बच्चे? वहां पे पेमेंट आप कर रहे हो, आइटम आप परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या हो गए, कस्टमर हो गए। बट क्या एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक के आप कस्टमर हो या कंज्यूमर हो? आप सिर्फ कस्टमर हुए। कंज्यूमर तो कौन हूं मैं? भले शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कस्टमर नहीं हूं, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो मुझ तक ही पहुंचाना, तो उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर, उसको यूज करने वाला अल्टीमेट यूजर कौन है? मैं। तो वो कौन हुआ कंज्यूमर? मैं हो जाऊंगा उस केस में। आई होप समझ में आ गया कंज्यूमर कस्टमर क्या होता है। अब देखो बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। मतलब मैं वो कोल्ड ड्रिंक खुद ही कंज्यूम करूंगा ना, मेरी सेटिस्फैक्शन को मैं सेटिस्फाई करने के लिए वो कंज्यूम करूंगा, तो वो क्या हो जाएगी बच्चे, मैं उसके लिए इस केस में कंज्यूमर बन जाऊंगा। कंज्यूमर पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चे सिमिलरली एक पॉइंट होता है प्रोड्यूसर। यहां पर बच्चे गलती से इधर आ गया है, आप इसको इधर शो कर देना नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया है बच्चे प्रोड्यूसर। ठीक है, पहला पॉइंट था कंज्यूमर, सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूसर। तो जिस तरीके से कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर होता है किसी भी गुड्स का, प्रोड्यूसर बच्चे उस गुड्स का होता है जो प्रोडक्शन उस गुड्स का कर रहा है, जो उस गुड्स का प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर अ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। सर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर, क्या वो प्रोड्यूसर है? बच्चे नहीं, वो बच्चे प्रोडक्शन साइकिल में यूज होने वाला इनपुट है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन सपोज मेरे को मान लो एक रॉ मटेरियल, एक लकड़ी है, मेरे को उसे टेबल और चेयर्स फर्नीचर बनवाना है, तो रॉ मटेरियल को मैं बच्चे सीधा सीधा फैक्ट्री में लेके जाऊंगा और वहां पे जादू थोड़ी हो जाएगा कि फैक्ट्री में इधर से गया और इधर से निकालोगे तो क्या टेबल चेयर बन जाएगी। वो जोक सुना होगा, आलू डालूंगा सोना निकलेगा। ठीक है, तो वहां पे लकड़ी डालूंगा टेबल चेयर निकलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वहां पे क्या होगा, फैक्ट्री में गुड्स आएगा, उसके ऊपर क्या होगा बच्चे, फैक्ट्री में उसकी कटिंग फर्निशिंग लेबर लगेगी उसके ऊपर, उसके अंदर और कुछ आइटम्स इंटीग्रेंट्स उसके ऊपर यूज होंगे। बच्चे लकड़ी डायरेक्टली असेंबल थोड़ी जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ बच्चे नट बोल्ट्स वगैरह भी यूज होंगे, मतलब और बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी तब जाके वो गुड्स बनेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग करने में जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, ये फैक्टर्स में बच्चे लेबर आता है, मटेरियल आता है, कोई भी बच्चे जो ओवरहेड है, फैक्ट्री का ओवरहेड हो गया, बिजली का खर्चा आता है, वो सब क्या हो जाएगा, उसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ बच्चे, जो पूरी एक्टिविटीज को रन कर रहा है,
वो सारा का जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है फैक्ट्री का, वो अल्टीमेटली कौन कहलाएगा? प्रोड्यूसर। मान लो किसी कंपनी कोई ब्रांड नेम के अंडर है, सपोज आपने नाम सुना होगा बच्चे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, एचयूएल का नाम सुना होगा। एचयूएल अपने आप में क्या हो गई? प्रोड्यूसर हो गई। वो एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रोड्यूसर हो गई वो एचयूएल। चलो नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे प्रोड्यूसर होता है बच्चे, वैसे ही होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सर प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल। प्रोड्यूसर आपको एक गुड्स फिजिकली दे देता है, सर्विस प्रोवाइडर आपको गुड्स नहीं देता है, वो आपको एक सर्विसेज देता है। जैसे बच्चे इंडियन रेलवे, आप ऐसा होता है क्या, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में बैठे, आप गए वहां पे, बोला सर मैंने पैसे दिए हैं 800 रुपए यहां से लेकर के, सपोज आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, आपने जर्नी के 800 रुपीज दे दिए एसी क्लास के। फिर जैसे ही आप ट्रेन से उतरे, अरे अरे एयर कंडीशनर का मैंने टिकट खरीदा था, मैंने ट्रेन की एसी खोली नहीं, एसी तो मैं साथ लेके जाऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो इंडियन रेलवे ने आपको बच्चे सर्विसेज दी है, उन्होंने आपको दिल्ली से जयपुर तक एक सर्विस दी है पहुंचाने की। तो वो जो इंडियन रेलवे, वो कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। बच्चे सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज आर द इंटेंजिबल, वो दिखती नहीं है, टच नहीं करती, फील नहीं होती, ठीक है, वो जस्ट एक सर्विसेज है ताकि आपकी वो ऐसी सेटिस्फैक्शंस को वो फुलफिल कर सकें जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। आपको पहुंचना था दिल्ली से जयपुर, तो वो ट्रेन में आप पहुंच गए ना, तो वो क्या हुई? सर्विस। तो जिस तरीके से प्रोड्यूसर गुड सेल करते हैं, वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज सेल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे बच्चे क्या हो गया? अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ जॉब एंड गेट्स पेड फॉर इट, इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, तो वो हो जाएगा सर्विस होल्डर या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहां पर इन्होंने एज ए वर्कर का एग्जांपल लेके बताया है, मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके में बताया दूसरा। चलो नेक्स्ट, अब बच्चे बात हो गई, ये सर्विस होल्डर था। अब एक सेकंड बच्चे, ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो मैंने बताया आपको सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस होल्डर मींस बच्चे होता है जो वर्कर है, सॉरी यहां पे देखो क्या लिखा, पर्सन हु इज वर्किंग इन अ जॉब, जो एक सैलरीड पर्सन है ना बच्चे, दैट इज अ सर्विस होल्डर, वो सर्विस होल्ड कर रहा है, ठीक है। कोई भी सैलरीड वर्कर पर्सन, वेजेस पे काम करने वाला, वो सब क्या एक तरह से सर्विस होल्डर है। सर्विस प्रोवाइडर का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था इंडियन रेलवे वाला, वो सर्विस पर्सन हु गिव सर्विसेज टू द अदर फॉर द पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन और द अर्न प्रॉफिट। क्या इंडियन रेलवे प्रॉफिट अर्न नहीं करता है? बिल्कुल, जो आपसे वो टिकट चार्ज कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होगा, ठीक है। चलो सर, हमको कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर और प्रोड्यूसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आगे चले, चलो समझते हैं आगे बच्चे पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चे, जो बच्चे इकोनॉमिक होती है, फिर मैं आगे मेरे को यूज होगा, इसलिए मैंने आपको यहीं पर ये समझा दिया है। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स बच्चे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन वर्ड रिलेटेड है कंज्यूमर से। कंज्यूमर मैंने बताया था, कंज्यूमर क्या करेगा? गुड्स को कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन करेगा। सर्विस, जो ये प्रोड्यूसर था, वो प्रोड्यूसर क्या करेगा बच्चे? प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन रिलेटेड है प्रोड्यूसर से। अब समझते हैं ये दोनों, पहले तो बच्चे कौन से 2 पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो भी आपको समझने हैं। कंजम्पशन होता क्या है? इन कंजम्पशन वी स्टडी वांट्स, their origin, nature and characteristics and the law of governing them। मतलब बच्चे इन कंजम्पशन, कोई भी जब कंजम्पशन करते हो उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को, उसके ओरिजिन को, उसके नेचर को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। एंड द लॉ ऑफ गवर्निंग, और उस कंजम्पशन के लिए कोई भी लॉ अगर गवर्न कर रहा है उस सबको फॉलो करके हम एक कंजम्पशन एक्टिविटी रन करते हैं, ठीक है। सपोज बच्चे, आपने सुना होगा 18 की एज से पहले अल्कोहल कंज्यूम करना इलीगल है, इसको किसी को 18 माइनर को कोई अल्कोहल सेल भी नहीं कर सकता है। तो वहां पे लॉ की भी बात होगी, तो ये गवर्निंग लॉ का मतलब है कोई लॉ को फॉलो करते हुए कंजम्पशन फुलफिल किया जाएगा। बात करते हैं प्रोडक्शन की, इट रेफर्स टू द ऑल एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस द गुड्स। सिर्फ गुड्स की बात होगी क्या? नहीं, गुड्स और सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम और सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। प्रोड्यूसर का बच्चे काम ही क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, आपको सेल करता है, सेल करेगा तो कंज्यूमर की तो सेटिस्फेक्शन और वांट्स क्या हो गई? सेटिस्फाई। अब जब उसने वो गुड्स बनाया प्रोड्यूसर ने, तो उससे क्या हो गई? इनकम जनरेट हो गई। बच्चे जब आप आगे पढ़ोगे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम, ठीक है, जो रिलेटेड है जीडीपी से, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है। तो जब जीडीपी की बात करते हैं बच्चे, जीडीपी मींस जितनी जीडीपी उतनी इनकम जनरेट होगी। बच्चे अगर सपोज एक पेन बनाने वाला है, उसने अगर ये 10 रुपए में पेन बनाया और 15 रुपए में सेल किया, तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो इसने ये पेन बनाया, जो इस पेन का प्रोड्यूसर है, उसने बच्चे इकोनॉमी के अंदर 15 रुपए की इनकम जनरेट करी। सर कैसे? बच्चे जिसने ये पेन बनाने के लिए उसने वर्कर यूज की होगी, लेबर यूज किया होगा, मटेरियल यूज की होगी, तो क्या उसने इस पेन के अंदर वो सारे खर्चे चुकाए नहीं होंगे? पहले 10 रुपए में ये पेन बनाया तो 2 रुपए मटेरियल के लगे होंगे, 3 रुपए लेबर के लगे होंगे, ठीक है, 5 रुपए और किसी चीज के लगे होंगे, तो वो सब उसने क्या करी? इनकम जनरेट की। तो प्रोड्यूसर का बच्चे काम ही क्या होता है? इट रेफर टू ऑल द एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम तो जनरेट कर दी उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, और बाद में क्या कर दी उसने? जो वांट्स थी वो सामने वाले कंज्यूमर की क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन आज के टाइम में अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर ना हो तो बच्चे कोई भी जो प्रोडक्शन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। आपको पता होगा एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, क्या? प्रोड्यूसर से वो चीज जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास जाती है बच्चे वो रिटेलर के पास, और रिटेलर से वो आइटम कहीं भी जाएगा किसी कंज्यूमर के पास। तो ये प्रॉपर जो चेन थी ना डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर ही तो बच्चे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ द इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। इन तीनों चीजों को मिलाकर के बन रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन के लिए ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। पहले तो मटेरियल चाहिए, फिर उस पर लेबर चाहिए, फिर उस पर ओवरहेड चाहिए। सर ओवरहेड मींस बच्चे फैक्ट्री, जमीन, बिजली, ओवरहेड्स के अंदर खर्चे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच स्टडीज हाउ इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज, वो जो इनकम जनरेट हुई है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? among the factors of production डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर? तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। थ्री पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या हो गया? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को मिलाकर के बच्चे क्या होगा? इकोनॉमिक्स गवर्न करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस। आज का बच्चे लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स किस किस के लिए? फॉर टू द गवर्नमेंट और या फिर टू द इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की कि आखिर स्टैट्स गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे देखना ध्यान से, स्टैट्स इज यूज्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। इट कलेक्ट्स द डाटा टू फुलफिल द वेलफेयर ऑफ द। बच्चे गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है, जैसे किसी भी बिजनेस का जो मेन गोल एम होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट, वैसे किसी गवर्नमेंट का सबसे मेजर टास्क क्या है? पैसा कमाना है क्या? नहीं, गवर्नमेंट का मेन टास्क है बच्चे टू प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करेगा ना वो। ऐसे मान लो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके लिए बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, आपके लिए प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर कंट्री का बनाएगा आप स्मूथली उसमें वर्क कर सकें, उसमें सर्वाइव कर सकें। हर तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। ये बच्चे उसका प्राइमरी वर्क है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उस प्राइमरी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास बच्चे डाटा नहीं होना चाहिए? पब्लिक को भी किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यहां पर किस चीज का प्रोजेक्ट लाना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए पहले क्या करेगा? एक स्टैट्स का डाटा कलेक्ट करेगा ना। और डाटा कलेक्ट करना अपने आप में एक स्टैट्स है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करना भी तो क्या था? हमने पढ़ा था बच्चे सिंगुलर नाउन के अंदर कि डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा इज आल्सो नोन एज ए स्टैट्स। तो ये जो यहां पर है बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस क्या? इट कलेक्ट्स द डाटा टू फुलफिल द वेलफेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव जो हैं गवर्नमेंट के फुलफिल करने के लिए डाटा कलेक्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है बच्चे, बात करते हैं, इसमें एक ही था पॉइंट, इकोनॉमिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्टैट्स की। तो इसमें देखो ध्यान से, स्टैट्स हेल्प इन मेकिंग द इकोनॉमिक लॉज लाइक लॉ ऑफ डिमांड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये क्या है बच्चे? थोड़ी एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स है ये, अभी आप इसको स्किप करो। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके यूं समझा देता हूं
कि लॉ ऑफ डिमांड बच्चे कैसे वर्क करता है। लॉ ऑफ डिमांड एक डिमांड का लॉ है, उसके अंदर यह बोला गया है कि किसी भी गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है, किसी भी गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और सिमिलरली किसी गुड्स की जब प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है, ये बच्चे किसने डिस्क्राइब किया, ये स्टैट से ही तो पता चला ना। सपोज प्राइस है 10 रुपए, डिमांड है 50, प्राइस हो गई 5 रुपए, डिमांड हो गई 100, नंबर्स चेंज हुए, डिमांड के नंबर्स चेंज हो गए। ठीक है, तो ये स्टैट्स ने बताया। तो यहां पे क्या था, स्टैट्स हेल्प्स इन मेकिंग द इकोनॉमिक्स लॉ लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चे इंपॉर्टेंट, आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो वहां पर ये 3 जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसमें भी स्टैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वहां पर भी बच्चे हमें डाटा को कंसिडर करके उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इट हेल्प्स इन स्टडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को बच्चे स्टडी करने में भी स्टैट्स हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सर वेरिएबल्स मीन बच्चे प्रोडक्शन के भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज वेरिएबल्स की बात करें तो ऐसे कोई भी कंपोनेंट जो बच्चे चेंजेबल हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इट हेल्प्स टू फाइंड द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैथमेटिकली न्यूमेरिकली हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन द वेरिएबल। जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे बच्चे, कोई भी डिफरेंस है हम लोग उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, ये बच्चे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, तो ये गवर्नमेंट वाला एक पॉइंट याद रखना है आपका इस चैप्टर में से, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे आपको ये 3 एक्टिविटी, जो 3 बच्चे पार्ट्स थे इकोनॉमिक्स के, वो आपको याद रखने हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे जो मैंने आपको बताई थी, लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्स, वो तो बच्चे आपको टिप्स पे याद होने ही चाहिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पे। उसके बाद हमने इसके पहले जो पॉइंट कवर किए थे, कौन कौन से पॉइंट हमने पहले कवर किए थे, एक और इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो लिमिटेशंस और दूसरा है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स। तो ये चीजें बच्चे आपको रहनी चाहिए याद। ठीक है, आई होप बच्चे आपको यहां तक हमारा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और गुड न्यूज ये है कि इस चैप्टर में बच्चे सिर्फ इतना ही था। ठीक है, इस चैप्टर में और आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने ये पॉइंट्स कवर किए हैं, और जहां तक कि नेक्स्ट जो चैप्टर में पॉइंट्स आएंगे वो भी कुछ मैंने कॉन्सेप्ट इसी में डाल दिए थे, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आप थोड़े से उससे चैप्टर से पहले ही क्या हो जाओ, थोड़े फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक बार ये पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग बच्चे हमारा सेकेंड चैप्टर जो है, ठीक है, रिगार्डिंग द बच्चे, हम या तो टूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या मैं शायद ट्राई करूंगा प्रेजेंटेशन पहले करवा दूं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।